गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि रेडियो एक्टिविटी टॉपिक शुरू किया था मैंने, और रेडियो एक्टिविटी में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्यों होता है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई, रेडियो एक्टिविटी के डिस्कवरर कौन थे, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, और रेडियो एक्टिविटी जो है उसमें जो रेज निकलते हैं, जो जिनको हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं, उन रेडियो एक्टिव रेज का सिग्निफिकेंस क्या है, वो रेडियो एक्टिव रेज क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके निकलने से किसी भी एटम या न्यूक्लियस पर क्या असर होगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, और अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज का वीडियो है, जिसको लेक्चर 4 का नाम दिया है मैंने। ये लेक्चर 3 में हम लोग रेडियो एक्टिविटी शुरू किए थे, और लेक्चर 4 में हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चूँकि वो लेक्चर 3 बहुत बड़ा हो चुका था, तो उसको और भी ज़्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता था, तो इसको हमने 2 पार्ट में इस रेडियो एक्टिविटी को डिवाइड किया है। लेक्चर 4 में रेडियो एक्टिविटी को और भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे। हालांकि उन सारे कंसेप्ट्स की ज़रूरत यहाँ तो है नहीं, हमें केवल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करनी थी कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये समझना था। तो उसके लिए हमें केवल रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव रेज क्या है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी है तो हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सारी की सारी बातें समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि रेडियो एक्टिविटी हम लोग यहाँ शुरू किए हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में थोड़ी सी बात और जान ली जाए, थोड़ी सी बात समझ ली जाए। तो हम शुरू करते हैं इस रेडियो एक्टिविटी के एडवांस कंसेप्ट को। जैसा कि आपको याद है, मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे, 3 तरह के रेडियो एक्टिव रेज हुए, और उन रेडियो एक्टिव रेज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनका अपना एक पेनिट्रेशन पावर होता है, उनका अपना एक चार्ज होता है, उनका अपना एक डेविएशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी बताया कि अगर एक अल्फ़ा रे निकलता है किसी भी न्यूक्लियस से, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होगी और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होगी, जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन 2 ग्रुप पीछे, 2 ग्रुप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम कहते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस से बीटा रे निकलता है, तो बीटा रे के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, और तब वो पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप आगे, मतलब राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। ये बात हम लोग पढ़ रहे थे। तो खैर सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाएं, इससे आगे बढ़ें। तो आज मुझे ये समझाना है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, उसमें कोई भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब वो टूटता है, न्यूक्लियस का मास घटता है, उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियस का विखंडन, न्यूक्लियस का टूटना। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी the disintegration of nuclei takes place। न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है। न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है मतलब न्यूक्लियस टूटता है। तो न्यूक्लियस के टूटने से उसके मास में कमी आएगी, उस एटम के मास में कमी आएगी। फाइनली जो मास होगा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिक्रीजेज। उस जो भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव है, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा और उसका मास घटेगा। आप समझ रहे होंगे
कि ऑन इमिशन ऑफ ईच अल्फा रे, ऑन इमिशन ऑफ ईच अल्फा रे, एक अल्फा रे के इमिशन से मास डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट्स। ये आपको समझाया था, डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट्स, कि अगर कोई एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर x, मास नंबर y है, तो इससे अगर एक अल्फा रे निकल रहा है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होगी, x -2 होगा, और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होगी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो इसमें जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसके रेडियो एक्टिविटी में, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके मास में कमी होगी, मास घटेगा उसका, और मास तब तक घटता रहेगा जब तक कि उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो जाता है। जब तक उसका n/p रेशियो स्टेबल न्यूक्लियस के रेंज में नहीं आ जाता है तब तक उसका मास घटता रहेगा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज measured in the terms of disintegration per second, disintegration per second, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं DPS, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वो DPS हो गया, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हम ये कहना चाहेंगे कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये हो जाता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और उनके ऑनर में जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, हेनरी बेक्वेरेल, उन्हीं के ऑनर में इस डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को 1 बेक्वेरेल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन द ऑनर ऑफ हेनरी बेक्वेरेल, जिन्होंने डिस्कवरी की थी, हेनरी बेक्वेरेल, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का यूनिट भी बेक्वेरेल रखा गया, बेक्वेरेल, जिसको हम लोग BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डाटा है कि 1 DPS बराबर होता है 1 बेक्वेरेल, 1 DPS इज इक्वल टू 1 बेक्वेरेल, ऐसा डाटा है। और उसके बाद मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा। मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी हस्बैंड वाइफ थे, और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर बहुत काम किया है, और उनके सम्मान में एक दूसरा यूनिट भी बनाया गया और क्यूरी भी कहते हैं। ड्यू टू इममेमोरेबल वर्क ऑफ मैडम क्यूरी ऑन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पर उनका जो अविस्मरणीय काम है, रेडियो एक्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज आल्सो क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी इज आल्सो क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का नाम यूनिट क्यूरी भी रखा गया है, CU से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात हुई कि रेडियो एक्टिविटी को हम लोग एक्सप्रेस जब करेंगे तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में करेंगे, और या क्यूरी में करेंगे या बेक्वेरेल में करेंगे। बात ये ठीक है। यहाँ कहता है कि एक बात मैं लिख देता हूँ
कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन follows first order kinetics. क्लास 12 में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ रिएक्शन के रेट या रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ा जाता है। तो उस केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन को हम लोग उसके ऑर्डर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वहाँ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ये कहना है यहाँ कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो इसको कहते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो रेट होगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने का मतलब हुआ। और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के लिए, फॉर रेडियो एक्टिविटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होगा वो बराबर होगा लेम्डा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1, वेयर जो मैं रेट लिख रहा हूँ उस रेट का अपना एक मीनिंग है। रेट का मतलब है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो न्यूक्लियस। और ये लेम्डा जो है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये। और ये R जो मैंने लिखा ये है इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनिशियल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इनिशियल अमाउंट है। और इसी काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम लोग डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेम्डा निकालते हैं, ये मैं लिख देता हूँ, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अगर आप लेम्डा निकालते हो तो लेम्डा बराबर होता है 2.303, ये डेरिवेशन से आया, T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, ये R0 बाई फाइनल कंसंट्रेशन। ये फार्मूला होता है लेम्डा निकालने का, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने का फार्मूला है। हम आपको सीधा लिए चलेंगे वहाँ कि कार्बन 14 कार्बन आइसोटोप डेटिंग मेथड आपने नाम सुना होगा, और हम वहाँ ले चलते हैं कि ये कार्बन 14 कार्बन आइसोटोप डेटिंग करते कैसे हैं, हम वहाँ ले जाना चाहते हैं आपको रेडियो एक्टिविटी के सहारे, इसलिए मैंने ये फार्मूला आपको बताया। एक बात और कहनी है कि कोई भी सब्सटेंस जब रेडियो एक्टिविटी के दरमियान डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो एक ऐसा समय आएगा ना जब उसका फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाएगा, जब उसका फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाएगा। कहता है कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, radioactive disintegration when the final concentration कहिए या अमाउंट भी कह सकते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ द रेडियोएक्टिव substance remains half of the initial concentration,
इनिशियल कंसंट्रेशन और अमाउंट, एक ऐसा समय आएगा जब फाइनल कंसंट्रेशन या अमाउंट, जैसे हमने 1 kg अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया है तो एक समय अंतराल के बाद जब वो आधा kg बच जाएगा, उस समय अंतराल को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। उस टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड को, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाई टी हाफ। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स एट टी हाफ लाइफ पीरियड पे जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन R0 मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन का वो आधा हो जाएगा। और इसके लिए एक खास बात होती है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव ये डाटा है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उसका हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाफ लाइफ पीरियड मतलब चाहे आप कितना भी अमाउंट इनिशियल ले लीजिए, हाफ लाइफ पीरियड वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की खासियत होती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो भी रिएक्शन फॉलो करेगा उसमें जो रिएक्टेंट है उसका हाफ लाइफ पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले ही हम स्टार्टिंग में जितना भी सब्सटेंस ले लें। 1 kg लेंगे, हाफ लाइफ पीरियड के बाद आधा kg होगा। अगर मान लीजिए हाफ लाइफ 20 मिनट है तो 20 मिनट के बाद घट के वो आधा हो जाएगा। अगर 2 kg लेंगे तो 20 मिनट के बाद घट के 1 kg हो जाएगा। ये कांस्टेंट रहेगा और फिर अगले 20 मिनट में घट के वो आधा kg हो जाएगा। फिर अगले 20 मिनट में वो घट के 1/4 kg हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो कंसेप्ट है ये बड़ा ही मददगार साबित होता है ये एज कैलकुलेशन में। कोई भी आर्कियोलॉजिकल सैंपल है उसका एज डिटर्मिनेशन में ये बड़ा ही मददगार साबित होता है। और उसी की मदद से हम लोग ये निकालते हैं किसी भी सैंपल का, कोई भी आर्कियोलॉजिकल सैंपल है या कोई बोन है, कोई किसी भी कोई अगर हमको पुरातत्व विभाग से कोई सैंपल मिला है तो उसका हम एज निर्धारण कर सकते हैं कि कितना हज़ार कितना 100 साल पहले ये जीवित था। वो भी हम आपको मेथड समझाएंगे। यहाँ पर एक बात है कि जो हाफ लाइफ पीरियड हुआ वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है और हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला भी है। टी हाफ इज इक्वल टू होता है, ये कैलकुलेट किया जा सकता है 0.693 बाई लेमडा। ये होता है हाफ लाइफ पीरियड। आपको मैं बता दूं कि अभी जितने भी हमारे एलिमेंट्स नोन हैं, जो आपने देखा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स के लिए जगह बनाया गया। 118 एलिमेंट्स से बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो रेडियो एक्टिव हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनका तो हाफ लाइफ पीरियड सेकेंड में है। सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में घट के वो आधा हो जाएगा, अगले 1 सेकेंड में वो 1/4 हो जाएगा, अगले 1 सेकेंड में 1/8 हो जाएगा। लेकिन एक बात से निश्चिंत रहिए कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं। अब जब आप 12th में आएंगे वहाँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा
कि या केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरे इस चैनल पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर रेडियो एक्टिव है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, वो कभी डिसअपियर नहीं होगा, वो कभी डिसअपियर नहीं होगा। जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक वो रहेगा। आपको लग रहा होगा कि अगर 1 kg लिया तो अगले 20 मिनट में घट के अगर वो आधा हो जा रहा है तो अगले 20 मिनट में वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा, फिर उसका आधा होगा। और जब उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि द टाइम कंज्यूम्ड फॉर द 100% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, देन इट विल गिव यू द रिजल्ट इनफाइनाइट। It means infinite times will be taken for the 100% completion. It means the radioactive substance never disappears. वो कभी डिसअपियर होगा ही नहीं। और हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं और उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम किसी भी आर्कियोलॉजिकल सैंपल का एज निर्धारण करते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात हुई कि अगर हमारे पास कुछ डाटा हो तो हम कैलकुलेशन को आसानी से कर पाएंगे। और दिखाते हैं आपको, हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्लियर करेंगे कि कैसे हम किसी भी सैंपल का एज डिसाइड कर सकते हैं। तो उसमें बहुत परेशानी की बात है नहीं, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा है वो तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ही मिलेगा, तो वो एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंट से जो डाटा मिलेगा हम उसके बेसिस पर कैलकुलेशन तो कर ही पाएंगे। जैसे कहता है कि कार्बन 14 एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक आइसोटोप होता है विच इज रेडियो एक्टिव, यह रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 इज 5760 ईयर्स। ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाहता हूं कि कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। तो कार्बन 14 को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब उसको अगर छोड़ दें हम नेचर में, तो 5760 साल के बाद घट के वो आधा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि किसी सैंपल में कार्बन 14 1 ग्राम था, तो वो सैंपल पड़ा रहेगा धरती पर, और 5760 साल के बाद अगर उसमें मेजर किया जाएगा तो कार्बन 14 का अमाउंट 1/2 ग्राम होगा, हाफ ग्राम होगा। ये कंसेप्ट है। तो इसकी मदद से हम एज निर्धारण कर सकते हैं। कार्बन 14 की मदद से हम एज निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन जब हम सांस लेते हैं इस एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। कार्बन 14 का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है, लेकिन हम सांस तो ले रहे हैं और वो हमारे बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है, हमारे बोन में या हमारे बॉडी में वो डिपॉजिट होता जाता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, जब हमारा डेथ हो जाता है, तो हम कार्बन लेना बंद कर देते हैं। उस समय से कार्बन का अमाउंट घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते वो जब उसका आधा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो जिस प्राणी का हड्डी है, वो हड्डी या बोन्स या जो भी आप कहते हैं सैंपल है, वो सैंपल 5760 साल पहले जीवित था, ये कहेंगे। तो एज कितना हो गया? 5760 साल। तो वो जो सैंपल बना, वो सैंपल हमको मिला है, वो सैंपल कब से उसका डिसइंटीग्रेशन कार्बन का शुरू हुआ होगा, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और यही मेथड है कि हम डायनासोर वगैरह का जो एज निकालते हैं, या रामायण कितने हज़ार साल पहले हुआ ये निकालते हैं, उसका कोई हमको सैंपल मिला, उसमें हमने कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया, कार्बन 14 का, कि कितना गुना कार्बन है उसमें प्रेजेंट है, और उसके बेसिस पर सिंपल सा कैलकुलेशन है। हम अभी कैलकुलेशन करेंगे भी और आपको दिखाएंगे कि वो कैलकुलेशन से हम आसानी से एज निकाल सकेंगे कि कितना हज़ार साल पहले वो जीवित था। तो हम उसके बारे में बात करेंगे।
with the help of this we can calculate the age of any archaeological samples, और इसी का नाम है कार्बन 14 मेथड या रेडियो आइसोटोप डेटिंग, जिसकी मदद से हम किसी भी सैंपल का एज निर्धारण करते हैं। इसके पीछे यही कैलकुलेशन है, यही कंसेप्ट है। तो हम एक डाटा के बेसिस पर आपको इसका एज निर्धारण करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डाटा है इन अ रिसर्च। एक रिसर्च में पता चला, इट इज फाउंड दैट in an archaeological sample, 1/16 of initial amount of carbon 14 इज प्रेजेंट। कितना प्रेजेंट है? 1/16 पार्ट कार्बन 14 का प्रेजेंट है। कहता है कैलकुलेट एज ऑफ दैट सैंपल इफ हाफ लाइफ पीरियड of carbon 14 is 5760 years। ध्यान दीजिए, मैंने एक बार फिर से आपको बता देना है कि जब हम सांस लेते हैं या प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, मान लीजिए लकड़ी का ही एक टुकड़ा था जिसमें ये 1/16 कार्बन 14 मिला है, तो जब प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें कार्बन 14 होगा। वो कार्बन 14 उसके बॉडी में रहेगा, उस पेड़ में रहेगा। अब जब वो पेड़ को काट दिया जाएगा तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना बंद कर दिया। उस समय से उसका डिग्रेडेशन शुरू हुआ, उस समय डिसइंटीग्रेशन कार्बन 14 का शुरू हुआ और पाया गया कि उस सैंपल में जो इनिशियल अमाउंट था उसका 1/16 जो है वो बचा हुआ है, उसमें सैंपल में बचा हुआ है। तब तो 1/16 अगर बचा हुआ है तो कितना हजार साल पहले उसको काटा गया होगा, ये हम पता लगाना चाहते हैं। तो डाटा हमारे पास है, 1/16 हो गया है। तो देखिए हमें कैलकुलेट कितना करना है, टू कैलकुलेट टी। तो टी कैलकुलेट करना है आज के समय में, तो टी बराबर होता है 2.303 बाई लेमडा लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है तो फाइनल कंसंट्रेशन R हो गया। यही हमको टी निकालना, तो टी निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए लेमडा। जो डाटा दिया हुआ है गिवन कि टी हाफ मालूम है हमको 5760 ईयर्स, तो इसकी मदद से हम के निकाल सकते हैं। हेंस के नहीं, यहाँ हम लेमडा कर रहे हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो ये हो जाएगा 0.693
बाई 5760 ईयर्स इनवर्स। ये हमारा लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। फाइनल कंसंट्रेशन जो है, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन का 16वां भाग है, 1/16 है। अब केवल कैलकुलेशन करना है। नाउ T इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.693 और ये हो जाएगा 5760 लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 है और फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो है R0/16। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व अगर करना चाहें तो 2.303 इंटू 5760 बाई 0.693 लॉग 16, इससे ही कट जाएगा। तो बच गया 2.303 इंटू 5760 बाई 0.693 लॉग 2 लॉग 2 क्यों 2 टू दी पावर 3, 4 लिख देंगे तो 4 log 2, तो हाँ ठीक है 2.303 इंटू 5760 इंटू 4 बाई 0.693 और log 2 का वैल्यू हमको याद है 0.3010। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि तो जो एज हुआ, एज ऑफ द सैंपल, उस सैंपल का एज हम निकालना चाह रहे थे और अगर हमको वो डाटा मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। 2.303 इंटू 5760 इंटू 4 बाई 0.693 इंटू 0.3010। यहाँ कुछ मुझे लगता है कि ट्रिक मैं अपना सकता हूँ। और टी हाफ जब निकाला था तो 2.303 इंटू log 2, तो 2.30 log 2 ये हो जाएगा 693, ये कट जाएगा। इन दोनों को हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा। तो 515,760 इंटू 4, तो इसको गुना कर देते हैं। 0, 24, 2, 28, 30, 20, 23,040 साल, 23,040 साल पहले वो सैंपल, वो पेड़ जीवित था। जिसका भी वो सैंपल है उसका एज हो गया 23,040 साल। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है और ये बड़ा मज़ेदार हुआ कि हमको किसी सैंपल में, जैसे सपोज कीजिए कि डायनासोर का हमारे पास हमको दांत मिला, डायनासोर का दांत मिला, उस दांत में कार्बन 14 कितना % बचा हुआ ये मालूम कर लेना है। और अगर उतना मालूम हो गया हमको, अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा, वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, अगर केवल वो हमको मालूम हो जाए तो एक आम आदमी भी उस डायनासोर के दांत का एज निकाल सकता है कि वो कितना हज़ार साल पहले डायनासोर जीवित था। ये आसानी से निकाला जा सकता है। तो बड़ा मज़ेदार कैलकुलेशन हुआ ये। ठीक वैसे ही जितने भी कार्बन 14 मेथड होते हैं एज निर्धारण का, कि किसी भी सपोज कीजिए कि आज यहाँ जलजला आ जाए, एक भूकंप आ जाए और सभी लोग दब जाएं, तो दब जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, और मौत हो जाएगी तो हमारा जो बोन्स है उसमें जो कार्बन 14 है उनका डीके शुरू होगा। और डीके शुरू होगा, किसी आदमी को कोई हज़ारों साल, 2000, 5000, 10,000 साल के बाद हमारे उस बोन का सैंपल उस आदमी को मिला,
तो पता लगा सकता है वो कि कितना हजार साल पहले यहाँ जलजला में इन लोगों का शरीर दबा था और इनकी मौत हुई थी। तो इस तरह से हमको अपना हिस्ट्री समझने में सहूलियत होती है और बहुत सारी बातें ऐसी समझ में आती हैं। केवल एज तो पता चल जाता है कि कितना हजार साल पहले, बड़ा ही एक्यूरेट मेथड है ये, बड़ा ही ऑथेंटिक है और रिलायबल भी है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमको पता चल जाता है कि कितना हजार साल पहले कौन सी घटना घटी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है उसको, इसलिए मैंने आपसे शेयर करना उचित समझा कि हम जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे हैं तो रेडियो एक्टिविटी का हम अपने लाइफ में इस्तेमाल भी समझें। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे किसी रिएक्शन का पाथवे जानना हो तो हमें करना क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन में होता क्या है कि एटम्स, कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो किस एटम का बॉन्ड टूटा और वो एटम कहाँ गया। मान लीजिए बहुत सारे हाइड्रोजन है, बहुत सारे ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन टूटा, कौन सा ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये हमको पता करना है। तो हम इसको यही छोड़ के दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे घर में 500 चूहे हैं, जिसमें से एक चूहा है एक्स, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उस चूहे को मैंने 500 के झुंड में छोड़ दिया। अब सारे चूहे तो एक जैसे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा एक्स चूहा कौन है। तो करना क्या है कि उस चूहे को मैं लाल रंग से रंग दूंगा। अब मुझे सब जगह पता चलेगा कि वो चूहा जहाँ जहाँ जाएगा मुझे पता चलता रहेगा कि मेरा वो लाल चूहा है, मैं जान जाऊँगा। ठीक वैसे ही अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें कौन सा एटम टूटा, ये जानने के लिए हमें करना क्या है, उस एटम को लेबल कर देना है, उस एटम को रंग देना है। तो रंग तो नहीं सकते हैं, तो किया जाता है। सपोज कीजिए कि वो एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एक आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम ले लेंगे, वहाँ उसको डाल देंगे। उस ऑक्सीजन के बदले वहाँ रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन डाल देंगे। ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 उसके आइसोटोप्स हैं, तो वो डाल देंगे। और जैसे ही वो डालेंगे तब उसको जाइलर मूलर काउंटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डिटेक्ट कर पाता है। तो जीएम काउंटर उसको डिटेक्ट कर पाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो एटम, वो ऑक्सीजन, जो हमारा प्यारा ऑक्सीजन एटम है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। और उससे होता ये है कि रिएक्शन का पाथवे हमें पता चल जाता है कि उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कौन सा पार्टिकुलर बॉन्ड टूटा और वो जो टूटा हुआ आइटम है वो किस जगह पे जाके जुटा, ये हम पता लगा लेंगे। और यही तो रिएक्शन मैकेनिज्म है, यही तो रिएक्शन में जानना होता है। तो ये रेडियो एक्टिव जो है उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप लेबलिंग, आइसोटोपिक लेबलिंग। उसको लेबल कर दिया, उसको जैसे मैंने चूहा को रंग दिया वैसे उसको भी लेबल कर दिया और हमें पता चल गया कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकला, कैसे कैसे चला। वो जाइलर मूलर काउंटर सब चीज़ को डिटेक्ट करेगा, बड़े आसानी से वो उसको डिटेक्ट करके आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ वो आइटम जा रहा है और आपको पूरा का पूरा पाथवे पता चल जाएगा। तो एक एप्लीकेशन यह हुआ रेडियो एक्टिविटी का। दूसरा एप्लीकेशन जो सबसे अहम एप्लीकेशन है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, रेडिएशन थेरेपी का नाम सुना होगा, खास करके कैंसरस सेल को डैमेज करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है, रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने पिछले लेक्चर में कहा भी था कि एक आइसोटोप है कोबाल्ट का, कोबाल्ट 60, और उस कोबाल्ट 60 से निकलने वाले गामा रे का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें आप जानते हैं कि कैंसरस जो भी सेल है उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। ऑपरेट करते हैं वो मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फैलने लगता है, तो उसको रेडिएशन से डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये कुछ रेडियो एक्टिविटी का मैंने एप्लीकेशन आपके सामने रखा। रेडियो एक्टिविटी केवल हमारे लिए अभिशाप ही नहीं है, वो वरदान भी है अगर उसका हम उचित इस्तेमाल करें तो। खैर, अब हमारा काम है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करना, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये मैंने कहा था कल कि ये जो हेनरी बेक्वेरेल थे उन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व करा वो रेडियो एक्टिविटी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी। और हम आर्टिफिशियली भी किसी एलिमेंट को जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। आर्टिफिशियली हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। रेडियो एक्टिव उसको बनाने का जो मेथड है उसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया
तो मैं ये वही यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये दो तरह का हुआ। रेडियो एक्टिविटी दो तरह का हुआ, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में जो एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स फाउंड इन द नेचर, spontaneously emit अल्फा, बीटा, गामा रे, उसको कहेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और अगर कोई जैसे यहाँ ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, so this type of radioactivity, this type of radioactivity, इस तरह के रेडियो एक्टिविटी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो शो करता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में कहता है कि ए स्टेबल एलिमेंट is made radioactive by bombarding with any projectile। हम किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ सब्सटेंस हुए, प्रोजेक्टाइल से हम बम्बार्डमेंट करवा के हम उसको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब हुआ कि जैसे कोई स्टेबल न्यूक्लियस है, मान लीजिए NU, इस पर अटैक करवाया हमने किसी A का, तो ये तो कहलाया न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस, और यही कहलाया प्रोजेक्टाइल। और इससे जब हम इस पर बम्बार्डमेंट कराएंगे तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और तब हम इसको कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हुई। ऐसा कराया जा सकता है और प्रोजेक्टाइल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल यूज़ किया जा सकता है। वी कैन यूज़ अल्फा रे, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल के रूप में। तो यहाँ पर जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में प्रोटॉन के डिस्कवरी के 12 सालों के बाद, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब जो है, ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है ये बहुत बाद में हुई है। रदरफोर्ड्स का मॉडल भी आ चुका था उस समय, उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई है। लेकिन चूंकि हम सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एक साथ करना चाहते थे, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ा दिया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में समझाया था कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद बहुत दिनों के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। बहुत सारी घटनाएं बीच में घट चुकी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी न्यूट्रॉन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक in 1932 by this
आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। मैं कहानी पहले आपको सुना दूं कि जिस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है उस समय एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास की बात हो चुकी थी, सारे कंसेप्ट आ चुके थे, एटॉमिक मास यूनिट भी बन चुका था उस समय तक। एटॉमिक मास यूनिट के बेसिस पर हम ये समझते थे उस समय कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से जितना गुना भारी होगा हम उसका एटॉमिक मास उसी को कहेंगे। तो बात ये हुई कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है, जबकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले उसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और कार्बन में 6 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन नहीं है। अगर हम ये मान ले, अभी उस समय यही बात थी कि न्यूट्रॉन नहीं था, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 6 गुना भारी होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताया कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 12 गुना भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के सदृश कोई पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के बराबर ही है और वो उसकी संख्या भी प्रोटॉन के बराबर है, तब ना वो दुगुना हो गया है। और इसी बात से, इसी घटना से प्रेरित होकर जेम्स चैडविक ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया रेडियो एक्टिविटी पर आधारित और उनको न्यूट्रॉन मिला। और उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि जेम्स चैडविक ने टारगेट न्यूक्लियस के रूप में बेरिलियम को लिया। जेम्स चैडविक यूज्ड बेरिलियम एज द टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस के रूप में उन्होंने बेरिलियम को लिया। प्रोजेक्टाइल वाज अल्फा रे। प्रोजेक्टाइल वाज द अल्फा रे। अल्फा रे से बम्बार्डमेंट कराया किस पर? बेरिलियम के न्यूक्लियस पर। तो देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9 और इस पर अल्फा रे का बम्बार्डमेंट कराया। तो आप जानते हैं He2 4, दिस वन इज द अल्फा रे। जब इस पर बम्बार्डमेंट करवाया तो मिला उनको कार्बन 612 प्लस 1 न्यूट्रॉन। देखिए, यही न्यूट्रॉन मिला और उसी समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन इज इंटायरली न्यूट्रल। इंटायरली न्यूट्रल, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं होता है। एंड कैरीज मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। यह प्रोटॉन के मास के बराबर ही मास कैरी करता है। इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। देखिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो थी बड़ी छोटी, लेकिन इसमें 2 लेक्चर हमें लग गए, क्योंकि हमें रेडियो एक्टिविटी को बड़े अच्छे से समझाना था। जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी का, मैंने आपको दिया है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा हो जाता। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी के बारे में। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बड़ी आसान है। एक बार मैंने कह देना था कि न्यूट्रॉन में बेरिलियम के न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ तो न्यूट्रॉन निकला, तो निकला, ठीक है। उसको निकालने के लिए हम लोगों को सारी की सारी जानकारी हमारे पास, हमारे जहन में होनी चाहिए, और हमने वो काम किया है। आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं, रेडियो एक्टिविटी के क्या फ़ायदे हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, रेडियो एक्टिविटी के कारण क्या है, रेडियो एक्टिविटी होने से होगा क्या, और रेडियो एक्टिविटी के कितने तरह के होते हैं। रेडियो एक्टिविटी के द्वारा ही
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जो बातें थी, जो इंस्पायर्ड करने वाली बात थी, जिसने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए इंस्पायर किया जेम्स चैडविक को, वो था एटॉमिक मास। और आज फाइनली हम लोगों ने न्यूट्रॉन को पढ़ लिया। तो एक एटम के जो बहुत ही वेल नोन फेमस 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको हम लोगों ने फाइनली समझ लिया है। और अब हमें एटॉमिक मॉडल की तरफ मूव करना है। और एटॉमिक मॉडल में जे थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर्स का मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये सारी की सारी बातें आएंगी। लेकिन उन सारे मॉडल के डेवलपमेंट में जो घटनाएं रिस्पॉन्सिबल थी, ऐसा तो नहीं था कि सीधे किसी ने आके सपने में कह दिया कि एक नया मॉडल होगा। उसके लिए तो बहुत सारी घटनाएं घटी, जिन घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान गया और उन घटनाओं से प्रेरित होकर लोगों ने नए मॉडल की बात की। तो हम उन सारी घटनाओं को भी पढ़ेंगे, जानेंगे और तब फिर इस चैप्टर को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहते हैं और एक गुजारिश करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम इन्हीं बातों के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हमारी बात होगी एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग। जे थॉम्सन के मॉडल से शुरू करेंगे, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचेंगे। और जो सबसे रिसेंट मॉडल है आपके नॉलेज के लिए, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और उस क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात, जैसे अभी तक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड सब चला है, ठीक वैसे ही वहाँ भी आपको वो सारी बातें पर से पर्दा उठ जाएंगी, उन सारी बातों पर से कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट कैसे आया और इनकी एनर्जी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का बेसिस क्या है, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको जब हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन डेप्थ में पढ़ेंगे तब। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।